हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर आपको हम लगातार एमपी कांस्टेबल की तैयारी करवा रहे हैं। आप जो भी बच्चे हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञात हो चुका होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, निशुल्क, बिना किसी पैसे के हम आपको पूरा कंप्लीट फ्री बैच हम आपको ओनली ऑन यूट्यूब पूरा लेक्चर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसके तहत हमारा लक्ष्य है अब की बारी वर्दी हमारी। जो भी बच्चे हमारे साथ तैयारियां कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की, उन्हें हम सुनिश्चित करते हैं कि वो एक सीट जरूर सुनिश्चित कर लें। साथ ही साथ हम क्योंकि एमपी कांस्टेबल की बात कर रहे हैं तो इसके तहत जो भी तैयारियां हम करवा रहे हैं हर लेक्चर में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि जो नए बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा पता हो जाए। कंप्लीट सिलेबस हम आपको देंगे एमपी कांस्टेबल के तहत। डेली क्लासेस रहेंगी, वीकली टेस्ट सीरीज होगा, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट होगा आपका, डाउट क्लासेस होंगी और रिकॉर्डेड बैकअप रहेगा। क्योंकि यूट्यूब पर आपके लेक्चर्स हैं तो आपको सब कुछ रिकॉर्डेड मिल जाएगा। क्लासेस हमारी 11 मई से शुरू हो चुकी हैं और लगातार आपको बिना रुके वीडियोस मिल रही हैं हर सब्जेक्ट से। जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन कांटेक्ट करना चाहते हैं स्कूल ट्यूशंस वगैरह के लिए, किसी भी अलग अलग स्ट्रीम के लिए, ठीक है, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑफलाइन नंबर है, ठीक है, इस पे आप कॉल करिए, जो भी आपकी क्वेरीज है वो क्लियर कर दी जाएंगी। साथ ही साथ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आपको तैयारी करना है तो आप उसके लिए भी हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स दे दिए जाएंगे, ये क्यूआर कोड है, आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का है। जब आप इसे स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे जहां पर आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज का हमारा ये क्यूआर कोड है, इंस्टाग्राम का है ये, ठीक है। जब आप इसे स्कैन करेंगे तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे जहां पर आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी और ट्रिक्स की वीडियोस मिलेंगी रिलेटेड टू रीजनिंग एंड मैथ्स। और जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो जियो पॉलिटिकल इश्यूज, करंट अफेयर, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, बर्निंग इश्यूज, ये सारे कुछ आपको जो भी हैं आपको शॉर्ट वीडियोस में कम से कम मिनटों में और सेकेंड्स में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा। आज के विषय की बात करते हैं। लेक्चर नंबर है लेक्चर है 24 और पार्ट है हमारा 8। आई होप आपको दिख रहा है। चलिए, एमपी कांस्टेबल 2026 के तहत इसके पहले हमने बहुत सारे विषय कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके पहले लेक्चर की या इसके पहले पार्ट की, जस्ट मिनट, ठीक है, इसके पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो विश्व विरासत स्थलों के बारे में मैंने आपको बताया। जो कई पार्ट में आपको वीडियोस जो है आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। यूनेस्को की जितनी भी इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, मिश्रित, सबका आपको इंफॉर्मेशन आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में मिल जाएगा। आज हम समाधि स्थलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतिहास में कुछ ऐसे महान लोग भी होते हैं जो अपने समर्पण से, अपने लगन से मृत्यु के बाद भी अमर हो जाया करते हैं। वो लोगों के दिलों में और इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहते हैं। और ऐसे ही कुछ अमर लोगों की समाधि बनाई जाती है ताकि लोग उन्हें हमेशा याद करें और उनके समर्पण का प्रतीक रहते हैं वो समाधि स्थल। और आज के लेक्चर में एमपी कांस्टेबल 2026 की जो तैयारी हम आपको करवा रहे हैं उसके तहत जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 24, आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे महात्मा गांधी के राजघाट से लेकर बी आर अम्बेडकर की चैत्य भूमि, इन सारे समाधि स्थलों के पन्नों को एक बार दोबारा पलटना और इन महापुरुषों के जो समर्पण है, जो इन्होंने देश के लिए कार्य किए हैं,
कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, उन बदलावों के बारे में पढ़ना ताकि आप भारत को और बेहतर तरीके से समझ सकें। लेक्चर का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, वन लाइनर फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे, जहां पर डिटेल्स की जरूरत होगी वहां पर आपको डिटेल्स भी दे दी जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें समाधि स्थलों के बारे में पढ़ना है, जो भी महापुरुष रहे हैं, जो राजनेता रहे हैं, जो राष्ट्रपिता रहे हैं, उनके बारे में, उनके समाधि स्थलों के बारे में पढ़ना है, उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में हमें पढ़ना है। पार्ट 8 है, लेक्चर नंबर 24। तो सबसे पहले जानते हैं कि समाधि स्थल क्या है। समाधि स्थल क्या होते हैं? राष्ट्र निर्माताओं को श्रद्धांजलि देने हेतु निर्मित स्मारक जो उनके विचारों और जीवन दर्शन का प्रतीक है। कुछ ऐसे स्थल या कोई ऐसी स्मारक जो भी हमारे राष्ट्र निर्माता रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु ये इन स्थलों का निर्माण किया जाता है। उनकी जो फिलॉसफीज रहती हैं, जो जीवन दर्शन रहता है, जो उनका समर्पण रहता है देश के प्रति, उसे हमेशा जीवित रखने के लिए समाधि स्थलों का निर्माण किया जाता है, ताकि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। हालांकि जिस हिसाब के इनके समर्पण है, लोग इन्हें कभी नहीं भूलेंगे, तो हमें जरूरत है इन्हें हमेशा याद रखने की। अब राष्ट्र महत्व क्या रहता है समाधि स्थलों का? देखिए, अखंड ज्योति जलती है, विशिष्ट वास्तुकला रहती है, विदेशी राष्ट्र ध्वजों द्वारा सम्मान का केंद्र रहता है। ये जो समाधि स्थल है, ये भी हमें रिप्रेजेंट करती है, हमारे भारत को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इन समाधि स्थलों में बहुत ऐसे भी स्थल हैं जो विशिष्ट वास्तुकला के लिए भी जाने जाते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर बात करूं तो केवल एमपी कांस्टेबल नहीं, एसएससी जीडी हो गया, एमपीएसबी हो गया, जो भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें ये जरूरी होता है। और सीधे तौर पर इन महापुरुषों के समाधि स्थल कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, कब बनाया गया, इत्यादि सवाल आपसे निश्चित रूप में पूछता है। यानी समाधि स्थल क्या है, समझ में आया? जो भी महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए कोई समर्पण किया, बलिदान दिया, उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु कोई बड़ा स्मारक बनवाया जाता है, ताकि उनके विचार हमेशा अमर रह सके। प्रतियोगी परीक्षाओं में समाधि स्थलों के बारे में जरूर पूछता है। साथ ही साथ राष्ट्र महत्व की यदि हम बात करते हैं, तो ये अखंड ज्योति की तरह हमारे देश में रहते हैं। अब वर्गीकरण की यदि बात करते हैं, तो ये जो समाधि स्थल होते हैं, 3 प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो आपको दिख रहा है वो राष्ट्रपिता व प्रधानमंत्री है, यानी हमारे देश के जो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं भारत के बदलाव में, वो आते हैं इस कैटेगरी में। फिर अगर हम बात करते हैं, फिर यदि हम बात करते हैं दूसरे कैटेगरी की, तो उसमें वंचित व राष्ट्र नायक आते हैं। क्या जान रहे हैं आप? जो समाधि स्थल है उनके वर्गीकरण के बारे में जान रहे हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपिता व प्रधानमंत्री। दूसरे जो है वो है वंचित व राष्ट्र नायक। इसमें वह लोग आते हैं जिन्होंने दलितों के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए कुछ बड़े बदलाव के कार्यों में समर्थन किया हो, या उन्हें सपोर्ट किया हो, मोटिवेट किया हो कुछ बेहतर करने के लिए, जैसे BR अम्बेडकर आएंगे इस कैटेगरी में। तीसरी जो कैटेगरी है वो है अन्य प्रमुख व्यक्ति। इसमें और भी कुछ स्वतंत्रता सेनानी वगैरह शामिल हो जाते हैं। ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन है समाधि स्थलों का, और ये आपका डेफिनेशन है, यानी बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो आपका, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा। क्या पढ़ने वाले हैं और उनके वर्गीकरण के बारे में। ये समझते हुए कि आपको समझ में आ गया है, सबसे पहले हम बात करते हैं राजघाट की। राजघाट हमारे महापिता, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके समाधि स्थल को हम राजघाट कहते हैं। यानी महात्मा गांधी जी के जो राजघाट है, जो समाधि स्थल है, उसे हम राजघाट के नाम से जानते हैं। राजघाट पर विदेशी राष्ट्रध्वज श्रद्धांजलि अवश्य देने आते हैं। यहाँ पर राष्ट्रध्वज हमेशा फहराया जाता है, और जो फॉरेनर्स हैं वो भी हमेशा आते हैं।
गांधी जी के बारे में जब भी बात की जाएगी तो उनकी जो आंदोलन है उसमें हम साउथ अफ्रीका को भी हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जब वो भारत आए थे उसके पहले उन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ मिल करके साउथ अफ्रीका में बड़े बदलाव किए थे, जिसके कारण लोग विदेशों में भी उन्हें उनके स्मारक बनवाए जाते हैं, उनकी मूर्तियां बनवाई जाती हैं, लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, जिसके कारण जो फॉरेनर्स है वो भी यहाँ पर आते हैं, विदेशी राष्ट्रध्वज श्रद्धांजलि भी होती है। कुछ क्विक फैक्ट्स है वो भी जान लेते हैं। इनका जो समाधि स्थल है उसे राजघाट बोला जाता है, जिसके वास्तुकार वानुजी भूता है। जो काले संगमरमर का चबूतरा है, जो उनका समाधि स्थल है वो काले संगमरमर का चबूतरा है, जहां पर हमेशा अखंड ज्योति जलती रहती है, जो हमेशा एक ज्योति जो है वो हमेशा जलती रहती है इनके समाधि स्थल पर। जन्म की यदि बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? पोरबंदर में, जिसे हम गांधी जयंती के नाम पर मनाते हैं। वही 30 जनवरी 1948 को गोडसे के द्वारा 3 गोलियां चलाई गई और इनकी मृत्यु हो गई या इनकी हत्या कर दी गई। 30 जनवरी 1948 को, जिसे हम शहीद दिवस के नाम पर मनाते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के नाम पर मनाते हैं। प्रसिद्ध नारों की यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी जी ने मृत्यु के वक्त जब उनकी हत्या की गई, उन्होंने आखिरी शब्द बोले थे, हे राम। उनका प्रसिद्ध नारा था, करो या मरो, डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन रहे हैं, यहाँ पर केवल एक उदाहरण दिया गया है। जब आंदोलनों का जो सीरीज है शुरू होगा तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। प्रमुख पद या योगदान की यदि हम बात करते हैं तो इन्हें राष्ट्रपिता बोला जाता था। चंपारण किसान आंदोलन या मिल जो मजदूर थे उनके लिए इन्होंने लड़ाइयां लड़ी। असहयोग आंदोलन 1920 में किया इन्होंने। दांडी मार्च किया 1930 में। केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे बेलगाम में 1924 में। ये इनके प्रमुख आंदोलन हैं। प्रमुख पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की। हिंद स्वराज, हरिजन, नवजीवन, ऐसी कुछ पत्रिकाएं, कुछ न्यूज़पेपर इनके द्वारा प्रकाशित की जाती थी, लोगों में देश प्रेम जगाने के लिए, देश के बारे में बताने के लिए। समाधि स्थल राजघाट बोला जाता था, जिसके वास्तुकार वानुजी भूता है। काले संगमरमर का ये चबूतरा है जहां पर हमेशा अखंड ज्योत जलती रहती है। ये हमने गांधी जी के समाधि स्थल के बारे में पढ़ा, जो हमारा पहला समाधि स्थल था। दूसरा हम बात करेंगे आजाद भारत के, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में, जिनका कार्यकाल सबसे लंबे समय तक था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम जानेंगे। इनका जो समाधि स्थल है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शांतिवन कहते हैं। जेएल नेहरू का जो समाधि स्थल है उसे शांतिवन बोलते हैं, जो नई दिल्ली में स्थित है। कुछ क्विक फैक्ट्स जानते हैं। 1955 में भारत रत्न मिला इन्हें। भारत रत्न क्या है? देखिए, पुरस्कार और सम्मान की भी सीरीज हमने आपको प्लेलिस्ट में दी है, जो स्टैटिक जीके मैं आपको पढ़ा रही हूँ एमपी कांस्टेबल के तहत। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और स्टैटिक जीके में जाएंगे तो वहां पर आपको जो प्रमुख सम्मान और पुरस्कार है उसकी भी सीरीज मिलेगी, जिसमें भारत रत्न, पद्म सम्मान, वीरता पुरस्कार, खेल पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार, इन सारे अलग अलग पुरस्कारों के बारे में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, तो वो भी जरूर विजिट करिएगा। तो इन्हें भारत रत्न 1955 में मिला, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे हम बोलते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे हम बोलते हैं। शांतिवन का नाम विश्व पटल पर उनके शांति संदेश का प्रतीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख तथ्यों की। समाधि स्थल शांतिवन, यहाँ विदेशी नेताओं द्वारा पौधे लगाने की परंपरा है।
जो इनकी समाधि स्थल है उसे शांतिवन बोला जाता है और यहाँ पर वृक्षारोपण या पौधे लगाने की एक परंपरा है विदेशों के द्वारा। इनके जन्म की बात करें तो 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु की यदि बात करें तो 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। प्रमुख पद की यदि बात करते हैं और योगदान की अगर हम बात करें तो भारत के प्रथम और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री रहे, जो लगभग 17 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा आजाद भारत में, लगभग 17 वर्षों तक। फिर इनका कुछ प्रमुख योगदान में सबसे पहले हम बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की और पंचशील समझौता की। समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन मैंने बोला। और दूसरा क्या है, ये आपका प्रथम हो गया। दूसरा मैंने आपको बोला पंचशील समझौता। सबसे पहले बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, जो इनके द्वारा किया गया। जब भारत में आजाद होने के बाद शीत युद्ध चल रहा था, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं, कोल्ड वॉर के दौरान जो आपका विश्व है वो दो हिस्सों में बट गया था। इतना डिटेल आपको फैक्ट वाली क्लास में नहीं बताया जाएगा, फिर भी आपको वीएस क्लासेस के चैनल पर बताया जा रहा है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जेएल नेहरू के द्वारा की गई। ये है क्या, जब विश्व में कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें विश्व में एक तरफ विश्व दो हिस्सों में बटा था, जिसमें एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ था। अब विश्व दो हिस्सों में बट चुका था, कुछ इस तरफ थे कुछ इस तरफ थे। उस समय भी, कोल्ड वॉर के समय भी भारत आजाद था और उसने अपने निर्णय लेने का खुद ही निर्णय तय किया। समझ में आ रहा है आपको, जिस समय पूरा विश्व दो हिस्सों में बट चुका था और सारे विश्व अपने अपने जो भी पार्टीज हैं उनको चूज कर चुके थे, उस समय भारत ने आजाद रहने का फैसला किया और इसे ही हम बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि जेएल नेहरू के द्वारा किया गया। दूसरा हम बात करते हैं पंचशील समझौते की। ये एक ट्रीटी है, एक समझौता है जो कि कहाँ किया गया था, जो कि तिब्बत में किया गया था। किन देशों के द्वारा किया गया था? एक समझौता जो कि भारत और चीन के द्वारा किया गया था, जिसमें 5 प्रमुख बातें की गई थी। क्या क्या थी वो? 5 प्रमुख बातें की गई थी। सबसे पहला, दोनों देश एक दूसरे की एकता और अखंडता सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, सारे देशों को समानता का अधिकार देंगे। साथ ही साथ आंतरिक मामलों में कहीं पर भी दखल अंदाजी नहीं होगी और कोई भी विवाद होने पर, पांचवा, कोई भी विवाद होने पर शांतिपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। इन 5 बातों पर भारत और चीन के बीच समझौता हुआ तिब्बत में, जिसे पंचशील समझौता बोला जाता है, जो कि जेएल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्या प्रमुख 5 बातें थी वो भी मैं लिखे देती हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना।
दूसरा मैंने आपको बताया आंतरिक मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, शॉर्ट में लिख दे रही हूं मैं। तीसरा मैंने आपको बताया विवाद होने पर शांतिपूर्ण समझौता करेंगे या बात करेंगे या निपटारा करेंगे। चौथा मैंने आपको बताया समानता के बारे में, समानता सारे देशों में। और पांचवा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये कुछ 5 बातें हैं जिन पर चीन और भारत ने समझौता किया था तिब्बत में, जिसे हम पंचशील समझौता बोलते हैं। तो जेएल नेहरू के कार्यकाल के दौरान नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ और पंचशील समझौता हुआ। अब आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ प्रमुख बातें आपको पता चल गई। तो हम पढ़ रहे थे जेएल नेहरू के बारे में, जिनके समाधि स्थल को शांतिवन बोला जाता है, और साथ ही साथ आपने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पंचशील समझौता के बारे में जाना, जो कि 1954 में हुआ था। उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक और तकनीकी बदलाव किए, भारत में नवाचार लाने की बात की, जिसके तहत बहुत सारे प्रमुख संस्थान हैं जिनकी स्थापना की गई, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है। ये कुछ प्रमुख संस्थान है जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मेडिकल साइंसेज से जुड़े हुए हैं, जिनकी स्थापना जेएल नेहरू ने करवाई अपने कार्यकाल के दौरान, जो आज भी ये संस्थान कार्य कर रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। बहुउद्देशीय बांधों को यानी भाखड़ा नागल को आधुनिक भारत के मंदिर कहा इन्होंने। जेएल नेहरू ने भाखड़ा नागल को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा? उस समय मंदिर कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं था कि किसी धार्मिक चीजों से जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये था, जो बहुउद्देशीय बांध है, मल्टीपर्पज डैम जो होते हैं वो मल्टीपर्पज के लिए होते हैं। जो बांध बनाया गया था वो बिजली उत्पादन में, कृषि को बढ़ावा देने में और औद्योगिक क्रांति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और इनके आने से ये बदलाव होने वाले थे, जिनके कारण इन्होंने भाखड़ा नागल को या बहुउद्देशीय बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से पुकारा था। आधुनिक बदलाव में क्या? औद्योगिक विकास होगा, कृषि में बदलाव होगा और बिजली उत्पादन होगा, जिसके कारण उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। प्रमुख पुस्तकों की यदि हम बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स। अब ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब मैं आपको बता रही हूँ तो दूरदर्शन पर इसके धारावाहिक भी बनाए गए हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो इनके द्वारा लिखी गई है उस पर धारावाहिक भी बना हुआ है। दूसरी जो पुस्तक आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दरअसल पत्रों का संग्रह है जो जेएल नेहरू ने जेल में बैठ करके अपनी सुपुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था और विश्व इतिहास के बारे में उन्हें बताया था। क्या बोला मैंने? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो पुस्तक है वो दरअसल पत्रों का संग्रह है जो उन्होंने अपनी सुपुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था, जिसमें उन्होंने विश्व इतिहास के बारे में उन्हें बताया था। ये कुछ समाधि स्थल के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे वो हमने जान लिया जेएल नेहरू के बारे में। ये हमारा आज का दूसरा समाधि स्थल था। तीसरे समाधि स्थल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, और उनके समाधि स्थल को बोला जाता है विजय घाट। बहुत ही सादगी प्रिय नेता थे, जिनके मृत्यु के बाद आज भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनते जा रही हैं, जिस पर बहुत सारी मूवीज भी बन रही हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बन रही हैं कि इनकी मृत्यु का असल में कारण क्या था। जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें?
समाधि स्थल विजय घाट बोला जाता है। विजय घाट 1965 के भारत, अब देखिए विजय घाट बोला जाता है, और ये जो है हमारे देश के दूसरे, आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भारत को निर्णायक जीत हासिल कराई थी, और उसी निर्णायक जीत के कारण इनके समाधि स्थल को विजय घाट बोला जाता है, जो विजय का प्रतीक है 1965 की युद्ध का। स्थान है इनके समाधि स्थल का नई दिल्ली। जन्म की यदि बात करें तो इनका भी जन्म जो है वो 2 अक्टूबर को हुआ, 2 अक्टूबर 1904 में, 1904 में इनका भी जन्म हुआ, गांधी जी का भी जन्म हुआ था। मृत्यु की यदि बात करें तो 11 जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु हुई। ताशकंद में रहस्यमय निधन हुआ। एक बहुत बड़े समझौते पर ये हस्ताक्षर करने गए थे, जो आज का उज्बेकिस्तान है, उस समय ताशकंद बोला जाता था, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु पर आज भी कोई बहुत बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उनका जो निधन है वो हार्ट अटैक के कारण हुआ, और कुछ लोगों का यह कहना है कि इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है। तो इनका जो मौत का कारण है वो आज भी सामने नहीं आया है, वो बहुत बड़ा रहस्य है। प्रमुख पद और योगदान की अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, सादगी पसंद नेता थे, श्वेत क्रांति व हरित क्रांति के शुरुआती प्रणेता थे, फाउंडर थे या ओरिजिनेटर भी बोल सकते हैं। फाउंडर और ओरिजिनेटर, इन्होंने समर्थन किया था, इसलिए हम इन्हें फाउंडर या ओरिजिनेटर भी बोल सकते हैं, ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। जो भारत में हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें हाई यील्डिंग सीड्स, जो अच्छी उपज वाली बीज का इस्तेमाल करने की शुरुआत की गई थी, और भारत को दुग्ध उत्पादन में सबसे पहली श्रेणी पर लाना, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। इन सारी क्रांतियों की शुरुआत में इन्होंने समर्थन किया, फाउंडर और प्रणेता रहे। युद्ध के समय अन्न संकट पर वेतन छोड़ो और उपवास की अपील की थी इन्होंने। जब युद्ध चला था और अकाल पड़ने की स्थिति आ गई थी, उस समय इन्होंने लोगों से अपील की थी कि आप उपवास रखें और अपना जो वेतन है उसे छोड़ें। प्रसिद्ध नारों की अगर बात करें तो जय जवान जय किसान इनका नारा था, जिसे आगे बढ़ाया था अटल जी ने और बोला था जय विज्ञान, इसमें उन्होंने भी जोड़ा था। जय जवान जय किसान इनका नारा था, जिसे जय विज्ञान आगे जोड़ा गया अटल जी के द्वारा। इलाहाबाद के उरुवा में इन्होंने ये नारा दिया था। इनका समाधि स्थल, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ रहे हैं, इनके समाधि स्थल को हम कहते हैं विजय घाट। समझ में आ गया होगा आपको, ये आज का तीसरा समाधि स्थल था। अच्छा, एक और प्रमुख बात यहाँ पर, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मरणोपरांत मिला 1966 में। इनकी मृत्यु के बाद 1966 में ये प्रथम व्यक्ति बने जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, इन्हें दिया गया। ये आज का तीसरा समाधि स्थल था। चौथा हम बात करेंगे आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी जी के बारे में। इनके समाधि स्थल को हम शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को हम शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं, और ये भारत की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। 1971 में भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। बात कर लेते हैं, शक्ति स्थल इनके समाधि स्थल का नाम है, और ये बनाया गया है उड़ीसा से लाए गए एक विशाल लौ अयस्क आयरन ओर के पत्थर से। क्योंकि ये आयरन लेडी थी, इनका समाधि स्थल आयरन ओर के अखंड पत्थर से बना है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। जन्म इनका हुआ था 19 नवंबर 1917 को। मृत्यु की यदि बात करें तो 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हुई।
प्रमुख पद और योगदान की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी, साथ ही साथ प्रथम महिला भी बनी जिन्हें भारत रत्न मिला, याद रखिएगा। दूसरा प्रमुख योगदान अगर बात करते हैं तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 में। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन्हें नेशनलाइज किया या यूनिफिकेशन भी आप बोल सकते हैं, जिसमें उनका उद्देश्य था कि जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, उन्हें भी बैंकों का ऋण का लाभ मिल सके, जिसके कारण 1969 में उन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तीसरा प्रमुख कार्य इनका प्रीवी पर्स समाप्ति 1971। प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स हम उसे बोलते थे जब राजा महाराजाओं को सरकार की जमा पूंजी से, सरकारी धन से भत्ता दिया जाता था या सहयोग मूल्य दिया जाता था, उसे प्रीवी पर्स बोला जाता था, जिसकी समाप्ति 1971 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। तीसरा जो हम कार्य पढ़ रहे हैं 1971 का युद्ध। 1971 में जो वॉर हुआ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यानी पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में बदल गया। 3 प्रमुख कार्य हमने पढ़े। सबसे पहले 2 फैक्ट, 1971 की पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न मिला और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीयकरण किया इन्होंने 14 बैंकों का। दूसरा, इन्होंने प्रीवी पर्स की समाप्ति की। तीसरा, 1971 का युद्ध, बांग्लादेश का निर्माण किया इन्होंने अपने कार्यकाल में। चौथा, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा एक सक्सेसफुल परमाणु परीक्षण था जो इन्होंने अपने कार्यकाल में किया 1974 में। और स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया परीक्षण था, इसलिए उसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना गया। और स्माइलिंग बुद्धा जो परमाणु परीक्षण था वो सफल हुआ और इस चीज के बाद, स्माइलिंग बुद्धा के बाद से ही भारत न्यूक्लियर पावर बन पाया। एक महिला जिसे आयरन लेडी बोला जाता है, उनके समाधि स्थल को हम बोलते हैं शक्ति स्थल। उन्होंने अपने कार्यकाल में इतने बड़े बड़े कार्य किए और जिसका विरोध, ये स्माइलिंग बुद्धा का विरोध बड़े बड़े विदेशों के जो पॉलिटिशियंस है वो कर रहे थे, उसके बावजूद इन्होंने छुप करके ये कार्य किया, जिसके बाद आज तक अन्य देशों की ये हिम्मत नहीं होती है कि वो भारत के सामने लड़ सके या उसका विरोध कर सके। तो इस महिला के कारण, इनके कारण हम न्यूक्लियर पावर बन पाए हैं। उपाधियों की यदि बात करें तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया इन्हें बोला जाता है। ये हमारा आज का चौथा समाधि स्थल था। अब बात करते हैं 5वें की, राजीव गांधी जी के बारे में। इनका जो समाधि स्थल है उसे हम वीर भूमि कहते हैं। इनके समाधि स्थल को हम वीर भूमि कहते हैं। 1991 में शहादत के कारण वीर गति को ये प्राप्त हुए थे और बहुत ही यंग एज में। स्मारक पर पत्थर को तराश कर एक बड़ा कमल और चारों ओर 46 छोटे कमल बनाए गए हैं जो उनकी आयु 46 वर्ष को दर्शाते हैं। केवल 46 वर्ष की आयु में 46 एज में इनका निधन हुआ और जो इनका समाधि स्थल है उस पर 46 जो लोटस है वो बनाया गया है, एक बड़े लोटस के किनारे किनारे, जो इनकी आयु को दर्शाते हैं। इनके समाधि स्थल को वीर भूमि कहते हैं और ये जो स्थल है वो नई दिल्ली में स्थित है। जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और 21 मई 1991 में इनका निधन हो गया था, बहुत ही कम समय में। प्रमुख पद की अगर बात करें और योगदान की बात करें तो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, 40 वर्ष के थे। आईटी और टेलीकॉम क्रांति के जनक माने जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और टेलीकॉम जो सेक्टर है उसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने बनाई थी, जिसके तहत, उस एजुकेशन पॉलिसी के तहत इन्होंने नवोदय विद्यालय का गठन किया था। नवोदय विद्यालय का गठन किया था 1986 में। बात करते हैं महत्वपूर्ण घटनाओं की
तो जो 61वां संविधान संशोधन, जो 61वां संविधान संशोधन था वो 1989 में हुआ, जिसमें जो बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इस संशोधन के तहत उन्होंने जो मतदान की आयु है उसे 21 वर्ष से बदल करके 18 वर्ष कर दी थी। राजीव गांधी वह व्यक्ति थे जिन्होंने 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और इनके समाधि स्थल को हम कहते हैं वीर भूमि। वीर भूमि। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 5वां समाधि स्थल था आज का। 6वें समाधि स्थल की बात करते हैं। 6वां समाधि स्थल है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्हें सदैव अटल बोला जाता है, और इनके समाधि स्थल को भी सदैव अटल बोला जाता है। ये एमपी स्पेशल है। इनका जन्म क्योंकि ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। एमपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके समाधि स्थल को सदैव अटल बोला जाता है, और इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। 2015 में इन्हें भारत रत्न मिला। तो इनके जन्म दिवस के दिन हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, और 2015 में इन्हें भारत रत्न मिला था। सदैव अटल जो समाधि स्थल है वो वास्तुकला 9 चौकोर ब्लॉकों से बनी हुई है, जो कमल का आकार लेते हैं। स्थान इसका कहाँ है? समाधि स्थल का राष्ट्रीय स्मृति स्थल परिसर नई दिल्ली में है, और जन्म हमने जान लिया 25 दिसंबर 1924। अच्छा, एक महत्वपूर्ण तथ्य जो रह गया, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य जो रह गया राजीव गांधी जी के बारे में, जो 20 अगस्त है, ठीक है, जो 20 अगस्त है जिस समय इनका जन्म हुआ था, उसे हम नेशनल हार्मनी डे के नाम पर मनाते हैं। नेशनल हार्मनी डे, इनके जन्म दिवस को मनाते हैं हम। क्या तारीख होगी? 20 अगस्त। जब इनकी मृत्यु हुई 21 मई, आपको दिख रहा है, उसे हम एंटी टेररिज्म डे, एंटी टेररिज्म डे के नाम पर मनाते हैं। ये प्रमुख दिवस भी हैं जो आप वन लाइनर फैक्ट में याद रख सकते हैं। इनके जन्म दिवस को नेशनल हार्मनी डे 20 अगस्त को हम मनाते हैं, और 21 मई जब इनका देहांत हुआ था उस समय एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं हम। चलिए आ जाते हैं अपने वापस, जो हमारा हम पढ़ रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में पढ़ रहे थे। सदैव अटल इनकी मृत्यु स्थल को, समाधि स्थल को बोला जाता है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था, और 16 अगस्त 2018 में इनका निधन हो गया था। जब इनका जन्म हुआ उसे हम गुड गवर्नेंस डे के नाम से मनाते हैं। प्रमुख पद और योगदान की यदि हम बात करें तो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, और पोखरण 2 जो पहला हमने देखा था परमाणु परीक्षण जो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ था, वो राजस्थान के पोखरण में हुआ था। और जो दूसरा ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2 जो कि न्यूक्लियर परीक्षण था, वो भी कहाँ हुआ? पोखरण में ही हुआ, जिसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना गया। जो पहला परमाणु परीक्षण था वो इंदिरा गांधी जी के काल में हुआ, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा परमाणु परीक्षण था वो ऑपरेशन शक्ति के नाम से 1998 में पोखरण में हुआ। कारगिल युद्ध इनके कार्यकाल के दौरान हुआ, जिसे ऑपरेशन विजय 1999 के नाम से हम जानते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का इन्होंने शुरुआत किया। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत 4 बड़े जो महानगर हैं उसे बड़े राज्यों से जोड़ने का एक अवसर बोला जाता है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, क्या क्या मैंने बोला? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, ये जो 4 राज्य हैं, इन्हें महानगरों से जोड़ने का जो कार्य है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का इन्होंने शुरुआत किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है क्या? ये जो योजना है इसके तहत जो रूरल एरियाज हैं वहां पर पक्की सड़क को पहुंचाना
उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फिर हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राइमरी एजुकेशन के बारे में ध्यान दिया गया और उसे कंपलसरी करने पर बात की गई। ये कुछ प्रमुख इनका योगदान रहा है शिक्षा में, सड़कों को सुधारने में और राज्यों को, महानगरों को जोड़ने में और न्यूक्लियर पावर बनाने में भारत को। यानी छोटे से बड़े बदलावों में इनका नाम शामिल है। प्रसिद्ध नारे की यदि हम बात करते हैं तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ये जो नारा था ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने जय विज्ञान जोड़ा था, जिसका उद्देश्य था भारत को विज्ञान और तकनीक में अग्रणी बनाना, सर्वोच्च बनाना। ये हमारा छठा आज का समाधि स्थल था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिसे हम सदैव अटल बोलते हैं। हमने लगभग 4 समाधि स्थलों के बारे में पढ़ लिया आज, जिसके तहत हमने ये भी जाना कि समाधि स्थल होते क्या हैं, उनका वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। फिर हमने महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल के बारे में पढ़ा। महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट बोलते हैं। फिर जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल जिसे हम शांतिवन बोलते हैं। फिर हमने जाना तीसरा समाधि स्थल लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिसे हम विजय घाट बोलते हैं। फिर हमने चौथा समाधि स्थल पढ़ा इंदिरा गांधी जी का, जिसे हम शक्ति स्थल बोलते हैं। फिर हमने जाना 5वां समाधि स्थल जिसे राजीव गांधी जी का है, जिसे हम वीर भूमि बोलते हैं। फिर हमने आज का आखिरी जो समाधि स्थल है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिसे हम सदैव अटल बोलते हैं, इनके समाधि स्थल को। इसके अलावा बहुत सारे समाधि स्थल रह जाते हैं जिसे हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और कुछ प्रमुख फैक्ट्स हैं और इसके एमसीक्यूज होंगे या जो भी प्रश्न होंगे, वन लाइनर फैक्ट होंगे, उसे भी हम पढ़ने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। आज के जो समाधि स्थल थे उन्हें अच्छे से पढ़िएगा। जो भी फैक्ट आपको बताया गया है, समाधि स्थल किनका है, समाधि स्थल का नाम क्या है, वो कहाँ स्थित है, जिनका समाधि स्थल है उनका जन्म और मृत्यु कब हुआ, उनका प्रमुख योगदान क्या था, उनका प्रमुख पद क्या था, क्या क्या पोस्ट पर वो रहे, उन्होंने क्या बदलाव किए, पुरस्कारों से संबंधित हमने कुछ फैक्ट्स जाने। यानी जितने फैक्ट्स थे हमने वो सब जान लिया। साथ ही साथ हमने करंट अफेयर भी कवर कर लिया। जो करंट अफेयर था वो भी हम जान गए। यानी आपको केवल एक लेक्चर में सारी चीजें पता चल जा रही हैं। तो लेक्चर आप देख रहे हैं, हम सब बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, वीडियोस को शेयर करिए और लोगों को बताइए चैनल के बारे में कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जहां पर भी दिक्कत होगी, कोई आपको क्वेरीज रहती हैं, कोई सवाल रहता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो भी बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं उन्हें एक दफ़ा और मैं कॉन्टैक्ट दिखा देती हूँ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑफलाइन कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में, आप कॉन्टैक्ट नंबर देख लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।